नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्याकरण शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की विधियों में पिछली क्लास में अपनों ने जिस विधि को कंप्लीट किया वो महत्वपूर्ण विधि थी, समवाय विधि। और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपन व्याकरण शिक्षण की विधियों को ही आगे देखते हैं कि आज आपके सामने कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधियां हो सकती हैं। तो व्याकरण शिक्षण की विधियां अगर अपन देखें तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं प्रदर्शन विधि को। प्रदर्शन विधि कौन सी विधि है ये? कौन कौन सी विशेषता इस विधि की हो सकती है? सबसे पहले बात तो प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब प्रदर्शित करना से लिया जाता है। प्रदर्शित करना। अब प्रदर्शित करने का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज का प्रदर्शन करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं? प्रदर्शन करना। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कुछ नई चीज ली है, गाड़ी ली है, कोई भी नई ड्रेसेस ली है, तो वो फिर क्या करता है कि उनका ही उनका दिखावा करता है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? प्रदर्शन। अब अपन बात करते हैं व्याकरण शिक्षण में प्रदर्शन विधि। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं कि भी प्रदर्शन विधि आई क्यों। देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ विषय जिनका अध्ययन या अपन यूं कहें अध्यापन, जिनका अध्यापन व्याख्यान विधि द्वारा संभव नहीं होता। व्याख्यान विधि द्वारा संभव नहीं होता। कुछ विषय ऐसे होते हैं, तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका व्याख्यान विधि द्वारा संभव नहीं होता। मतलब सिर्फ और सिर्फ व्याख्यान देकर स्पष्टीकरण संभव नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ व्याख्यान देकर बालक को उससे संबंधित ज्ञान नहीं करवाया जाता। तो फिर अपन क्या करते हैं? अपन सहायक सामग्री का सहारा लेते हैं। सहायक सामग्री का सहारा लेते हैं। अब सहायक सामग्री कौन सी होगी? यहां पर ऐसी होगी कि जिनको दिखाकर अपन विषय का ज्ञान करवा सके। जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक भूगोल का अध्ययन करवा रहा है, तो भूगोल का अध्ययन करवा रहा है, तो उस समय मान लीजिए वह राजस्थान के ही 33 जिलों का अध्ययन वह करवा रहा है, तो वह मानचित्र दिखाकर यदि बालकों को 33 जिलों का ज्ञान करवा रहा है, उनको समझा रहा है, उनकी स्थिति बता रहा है, तो वहां पर वह विधि कौन सी मानी जाएगी? प्रदर्शन विधि मानी जाएगी। अब यदि कोई भूगोल का शिक्षक बालकों को ऐसे 33 जिले रटवाने का प्रयास करे, उनकी स्थिति, उनका विस्तार समझाने का प्रयास करे, तो बालक आसानी से नहीं समझ पाएंगे। वही काम यदि वह मानचित्र दिखाकर करना चाहे, वह मानचित्र दिखाकर यूं कहना चाहे भी यहां पर इस प्रकार से ये स्थिति जिलों की रहती है, तो फिर वो बालक है वो उस संबंध में अच्छे से समझ भी जाएंगे, उनका ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से मानचित्र का प्रयोग करना कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सी विधि मानी जाएगी? प्रदर्शन विधि। ये मूलतः किन विषयों के लिए आई? तो देखिए, मूलतः ये विधि है वो विज्ञान व गणित विषयों जैसे के लिए, या विज्ञान व गणित जैसे विषयों के लिए यह विधि आई थी। परंतु वर्तमान में इस विधि का प्रयोग प्रत्येक विषय के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वर्तमान में अगर अपन देखें तो प्रत्येक विद्यालय में मनोवैज्ञानिक शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व दिया जा रहा है, या उसको महत्व दिया जा रहा है। अब जब बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भाई बच्चे को समझ में आना चाहिए, आप कैसे भी करो। तो बच्चे को समझ में आने के लिए और शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए प्रदर्शन विधि का प्रयोग शिक्षण के दौरान किया जाता है। और वर्तमान में विज्ञान, गणित ही नहीं, एसएस यानी सोशल साइंस के या सामाजिक विज्ञान के विषयों में, यहां तक कि भाषा संबंधी विषयों में भी इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है।
तो यहाँ पर अपन इस विधि के बारे में जो बेसिक जानकारी देखी, और अब अपन देखते हैं इसके संबंध में किस किस प्रकार से कौन कौन सी बातें समझी जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनों ने देखा कि भाई यह विधि है क्या। तो अपन इसको किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि यदि एक शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान विषय संबंधी ज्ञान करवाने हेतु चित्र इत्यादि सहायक सामग्री का सहारा लेता है तो वहां वह विधि व्याकरण शिक्षण की प्रदर्शन विधि मानी जाएगी। हालांकि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है कि भी व्याकरण शिक्षण की प्रदर्शन विधि मानी जाएगी, हालांकि मैंने ऊपर की रूपरेखा में बिल्कुल वैसे दिया है कि किसी भी विषय से संबंधित हो। यानी यदि एक शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय वह क्या करेगा, विषय संबंधी ज्ञान करवाने हेतु वह चित्र इत्यादि सहायक सामग्री का सहारा लेता है, तो वह विधि है वो व्याकरण शिक्षण की प्रदर्शन विधि मानी जाती है। परंतु यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि वहां पर वह विधि व्याकरण शिक्षण को अपन हटा दें तो प्रदर्शन विधि मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान की भी विधि मानी जाती है, ये गणित शिक्षण की भी विधि मानी जाती है, ये भाषा शिक्षण की भी विधि मानी जाती है, ये सोशल साइंस की विधि भी मानी जाती है। तो इसलिए अपन इसको सभी क्षेत्रों में भी ले सकते हैं। तो ये हुई प्रदर्शन विधि की परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए यहां पर यदि अपन बात करें, अपनों ने यहां पर बात की इस विधि की परिभाषा की। अब अगर अपन बात करें तो इस विधि के दौरान, या फिर अपन ये कहें कि यह विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इस विधि के सिद्धांतों की यदि बात करें तो सबसे पहली बात तो शिक्षक, जैसे अपनों ने भूगोल वाला उदाहरण लिया, अपन हिंदी का उदाहरण लेते हैं। देखिए शिक्षक ने क्या किया, मान लीजिए गुण पढ़ा रहा है, अच्छा व्याकरण शिक्षण पढ़ रहे हैं क्या, अपन मान ले कि अपन है वो संधि पढ़ रहे हैं। अब संधि किसे कहते हैं कि भी दो वर्णों का मेल हो और उससे संबंधित विकार हो। अब विकार से संबंधित व संधि के भेदों से संबंधित इस प्रकार से शिक्षक ने चार्ट बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अपन व्याकरण शिक्षण पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपन इसी को लेंगे। स्वर संधि होगी, उसके साथ व्यंजन संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इसके साथ साथ कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ये 3 संधि के भेद हो जाएंगे। अब अपन यहां पर देखेंगे कि भाई ये क्या है, तो ये क्या है, स्वर जोड़ स्वर है। तो ये कौन सी स्थिति इसमें रहती है, स्वर जोड़ स्वर की स्थिति रहती है। और इसमें कौन सी स्थिति रहती है, स्वर या व्यंजन जोड़ स्वर या व्यंजन।
इस प्रकार से अपन स्थिति मान सकते हैं। इसके साथ क्या होगी, विसर्ग जोड़ स्वर या व्यंजन। मान लीजिए इस प्रकार का चार्ट निर्माण कर लिया शिक्षक ने। अब ये चार्ट टांगेगा शिक्षक और इसको इस प्रकार से विश्लेषित कर देगा कि भाई ये चीज है, ये चीज है। तो इस माध्यम से अपन क्या समझते हैं कि भी बच्चों को सारी की सारी चीजें पहले मूर्त रूप से दिख जाएगी, उसके बाद इन चीजें, ये चीज है क्या जो उनको दिखाई नहीं दे रही, वो बाद में विश्लेषित की जा सकती है। तो अपन एक तो ये कह सकते हैं कि भाई जब सब कुछ लिखा हुआ है तो शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ विश्लेषित ही करना है, उसका व्याख्यान ही देना है, वर्णन ही करना है, तो इसमें समय की बचत होती है। और यदि अपन सिद्धांतों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सिद्धांतों में अपन यूं कह सकते हैं कि भी मूर्त से अमूर्त की ओर यह विधि जाती है, या अपन यूं कह सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर और सिद्धांत पर यह विधि कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले अपनों ने चार्ट दिखाया, अपनों ने पूरा का पूरा विवरण वहां पर दिखाया, उसके बाद उससे संबंधित अन्य चीजों के बारे में अपनों ने ज्ञान करवाया। अपनों ने देखा, पहले तो मोटी मोटी बातें अपनों ने लिख दी संधि के बारे में, ये भेद होते हैं, और ये संधि के भेद छठी क्लास में बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सरल सी बात से अपनों ने लिया, और इस सरल सी बात से लेकर अपन धीरे धीरे उस विषय की गहराई में चले जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि यह विधि है वो सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर भी कार्य करती है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, तो सरल से कठिनता की ओर यह सिद्धांत भी जाती है। इस विधि में अपन यूं कह सकते हैं कि इस विधि का एक नियम, एक सिद्धांत और हो सकता है कि इस विधि द्वारा सतत मूल्यांकन संभव है। अपन कह सकते हैं कि यह विधि सतत मूल्यांकन के सिद्धांत पर भी काम करती है। कैसे काम करती है? अब चार्ट है आपके सामने, तो आप बच्चों को साथ साथ बता रहे हैं, साथ साथ उनसे भी चीजें पूछ रहे हैं कि हाँ, अब यहाँ पर जैसे संधि है तो संधि में जैसे स्वर और व्यंजन लिखा, तो ये व्यंजन स्वर का क्या मतलब है, यहाँ पर ये चीज क्या मतलब है। आपने एक बार चार्ट समेट कर रख दिया, उसके बाद आप उससे संबंधित पूरा अध्ययन करवाओगे। अध्ययन करवाने के बाद आपने फिर से चार्ट निकाल लिया कि अब इस चीज को समझो, ये चीज है ना, ये समझ में आई ना, अब आप बताओ। यानी इसमें साथ साथ है वो इस विधि द्वारा मूल्यांकन चलता रहता है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी सहभागिता, विद्यार्थियों की सहभागिता इस विधि में रहती है। यानी विद्यार्थी पूरा सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ट है, और चार्ट में यदि अपन देखें तो चार्ट में विद्यार्थी रुचि भी बहुत लेंगे। जो भी आपने चार्ट बनाया है, जो भी आपने चित्र बनाया है, उसमें एक तो रुचि बहुत लेंगे, और एक शिक्षक जब ऐसे बताएगा कि भाई ये चीज यहाँ पर ऐसे हो सकती है, तो शिक्षक भी कहेंगे हाँ सर इस प्रकार से, हाँ मैम इस प्रकार से, ये भी इसमें हो जाता है क्या, ऐसे भी इसमें हो सकता। यानी लिखे हुए के आधार पर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में प्रश्न भी आते हैं, तो वो क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, सहभागी शिक्षण के दौरान बने रहेंगे। साथ साथ जो संसाधन अपन काम में ले रहे हैं, प्रदर्शन विधि में कुछ भी संसाधन अपन ले रहे हैं, मानचित्र ले रहे हैं, अपन चार्ट ले रहे हैं, अपन किसी भी चीज का मॉडल ले रहे हैं, तो वहां पर अपन जिन भी संसाधनों को प्रयोग में ला रहे हैं, तो उन संसाधनों को आयोजित, या फिर अपन यूं कहें कि नियोजित, उन संसाधनों को नियोजित करने का सिद्धांत भी इस विधि का सिद्धांत माना जाता है। हमें समय समय पर प्रसंग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का प्रयोग करना भी आना चाहिए।
ये नहीं है कि अपनों ने आज की क्लास में मान लीजिए कि 3 प्रकार के संसाधनों को प्रयोग में लाना है, तीनों ही जाते ही दिखा दिए और फिर अपन नीरस व्याख्यान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, समय व परिस्थिति के अनुसार, हाँ उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो इस प्रकार से अपने को संसाधनों का नियोजन करना चाहिए, नियोजित तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए ये हो गए इस विधि के सिद्धांत, जो मूर्त से अमूर्त की ओर होंगे, सरल से कठिन की ओर चलेगी। इसके दौरान सतत मूल्यांकन होगा, विद्यार्थी की पूर्ण सहभागिता रहेगी व संसाधनों को नियोजित करने की शैली का विकास भी विद्यार्थियों में व शिक्षक में होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। हाँ, अब अपन बात करते हैं इस विधि की प्रमुख विशेषताओं की, कि भी इस विधि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अपनों ने अभी ठीक पहले देखा कि भी ये जो प्रदर्शन विधि है, इसके दौरान या इस विधि से शिक्षण के दौरान अपन संसाधनों का नियोजन करते हैं, परिस्थिति अनुसार, प्रसंग के अनुसार विभिन्न संसाधनों को लेकर आते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा जब अपन शिक्षण करवाते हैं, तो शिक्षण के दौरान अपन क्या करते हैं कि धीरे धीरे संसाधनों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं, तो जिससे विद्यार्थी धीरे धीरे सभी चीजों का स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता हो जाती है। तो इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान धीरे धीरे प्रसंगानुसार संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अतः इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि द्वारा जो विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है वो स्थायी होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, इससे पहले अपनों ने विधि देखी थी समवाय विधि। तो समवाय विधि तो साथ साथ चलती है, मूल विषय नहीं चलता व्याकरण के रूप में। तो अपन यहां ये भी कह सकते हैं कि यह विधि विषय वस्तु से संबंधित होती है। अतः इस दौरान विषय का पूर्ण स्पष्टीकरण संभव है। पूर्ण स्पष्टीकरण संभव है। ये बात कि भाई अब मान लीजिए कि व्याकरण शिक्षण के दौरान आप प्रदर्शन विधि को प्रयोग में ला रहे हो, तो उसमें सारी की सारी चीजें व्याकरण से संबंधित होगी, यानी विषय से संबंधित होगी, विषय वस्तु से संबंधित होगी। तो जाहिर सी बात है पूरे विषय का स्पष्टीकरण भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए और पूरे विषय का अच्छे से स्पष्टीकरण होगा, छात्र भी सहभागिता लेंगे। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है।
अपन कह सकते हैं कि यह शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो अपनों ने देखा भी सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, साथ साथ विषय वस्तु से संबंधित होने के कारण विद्यार्थियों को पूरा ज्ञान इसका मिल जाता है, पूर्ण स्पष्टीकरण संभव होता है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे, और अपन इसमें क्या चीज देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको संधि का चार्ट बनाया था, उस समय एक चीज बताई थी। कौन सी बताई थी? मैंने यूं कहा था कि भी इस दौरान समय की बचत होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान इस विधि द्वारा शिक्षण के दौरान क्या होता है, जो शिक्षक होता है उसके समय की बचत होती है, या फिर अपन यूं कहें कि शिक्षण के दौरान समय कम लगता है तथा शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ता है। कम परिश्रम का मतलब हुआ कि भी चार्ट व चित्र पहले से तैयार है, तो शिक्षक मात्र क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। तो यहाँ पर समय की भी बचत हो रही है, साथ साथ शिक्षक का परिश्रम भी कम लग रहा है। शिक्षक मात्र चार्ट जो तैयार है उसी का ही विश्लेषण कर देगा कि भाई हाँ, यहाँ पर ये चीजें है। तो कम समय और साथ साथ कम परिश्रम। ये भी है कि यदि आप किसी भी विषय से संबंधित, मान लीजिए भूगोल वाला उदाहरण ले लीजिए, अब मानचित्र अपन दिखा रहे हैं, तो मानचित्र में तो प्रत्येक चीज लिखी हुई होती है। भाई यहाँ पे हनुमानगढ़ हो गया, यहाँ पे गंगानगर के बाद ये चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ये आ जाएगा, इधर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये चीजें आ जाएगी, उदयपुर, जालौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। तो वो सारा का सारा मैप लिखा हुआ होगा, तो विद्यार्थी स्वयं भी विश्लेषण कर सकते हैं। यानी यह एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं भी शिक्षण कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें विद्यार्थी स्वयं विषय वस्तु का विश्लेषण कर क्या कर सकते हैं, स्वयं विषय वस्तु का विश्लेषण कर अध्ययन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि इस संबंध में और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। हाँ, और विद्यार्थी स्वयं सीख सकते हैं, विद्यार्थी स्वयं एक्टिव रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रुचिकर विधि है, तो अपन यह कह सकते हैं कि यह एक रुचिकर विधि है। शिक्षण की ये कौन सी विधि कही जा सकती है, रुचिकर विधि कही जा सकती है। इसके साथ साथ इस विधि में विद्यार्थियों की चिंतन क्षमता का विकास होता है, क्योंकि वो स्वयं सोचते हैं कि भाई ये जो चीज बताई गई है वो किस आधार पर और क्यों बताई गई है। तो वो चिंतन करते हैं, सोचते विचारते हैं, तो उनकी चिंतन व स्मरण क्षमता भी विकसित होती है। साथ साथ इसमें विद्यार्थियों की निरीक्षण क्षमता का भी विकास होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे चार्ट, पूरे चित्र का निरीक्षण करते हैं, फिर उनके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें विद्यार्थियों की चिंतन, स्मरण
एवं निरीक्षण क्षमता का विकास होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है ये भी कि हाँ, स्मरण हो सकता है नहीं ध्यान में रखें, परंतु चिंतन और निरीक्षण, चिंतन क्षमता का और निरीक्षण क्षमता का बालकों की विकास होता है। तो इसलिए ये विधि अत्यंत महत्वपूर्ण विधि मानी जा सकती है शिक्षण की। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, और अपन इस विधि के बारे में क्या क्या चीजें देख सकते हैं। देखिए, वर्तमान में जो शिक्षा पद्धतियां हैं वो लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा चलती है। या अपन शिक्षण विधियों की बात करें, वर्तमान में मनोविज्ञान कह रहा है कि भी बालक को लर्निंग बाय डूइंग द्वारा पढ़ाओ, पर यह विधि लर्निंग बाय डूइंग पर नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इस विधि में एक प्रयोग होता है, एक चित्र होता है, एक मानचित्र होता है, एक मॉडल होता है जो पहले से तैयार होता है। उसको अपन विद्यार्थियों के समक्ष पेश करते हैं, उसको शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष विश्लेषित करता है, उसके संबंध में व्याख्यान देता है। विद्यार्थी मात्र सुनकर ही उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इस विधि में शिक्षक प्रयोग या तैयार मानचित्र, रेखाचित्र अथवा तैयार मानचित्र या रेखाचित्र अथवा मॉडल को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर, विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। और प्रस्तुत करके क्या करता है? प्रस्तुत कर वो क्या करता है? उसका स्पष्टीकरण करता है। तो स्पष्टीकरण करता है तो जाहिर सी बात है कि यह लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर काम नहीं करती। लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर कार्य नहीं करती। तो ये चीज अपन इस संबंध में कह सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं एक चीज और। देखिए, यहां पर अपन इसका एक दोष भी कह सकते हैं। अब दोष कौन सा हो सकता है? ये दोष ही है कि वर्तमान में जो शिक्षण प्रणालियां हैं वो लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दे रही है, जबकि इसमें नहीं होता। एक जो दोष है वो ये भी कह सकते हैं अपन, इस विधि का दोष ये भी हो सकता है कि भाई इस विधि द्वारा यदि अधिक संख्या में विद्यार्थी है तो फिर अध्यापन संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यदि अपनों ने चार्ट या मानचित्र जो है वो आगे रखा है तो बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी है तो बहुत पीछे तक होंगे, तो उनको वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए अपन यहाँ पर इसका दोष ये कह सकते हैं कि इस विधि में अपन यूं कह सकते हैं कि इस विधि में क्या होता है? इस विधि में अधिक विद्यार्थियों को या अधिक संख्या में विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षण
संभव नहीं है। एक साथ शिक्षण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? पहली बात तो मैंने आपको बताया कि भी दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, अगर बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी हैं तो यदि वो सभी सहयोग लेंगे तो कक्षा का वातावरण असंतुलित हो जाएगा। तो इसलिए इस विधि की जिस प्रकार से अपनों ने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, रुचिकर है, मनोवैज्ञानिक है, तो कुछ सीमितताएं भी है। तो आज की क्लास में अपनों ने पढ़ी प्रदर्शन विधि, और इसी के साथ, इस विधि के साथ ही आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।